अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। बड़ी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी और सब ने मिलकर एक दूसरे के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं, बल्कि एक दूसरे का ये खुद ही अपने काब चेहरों के ऊपर से उतार रहे हैं और असलियत खुलकर सामने आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा मंसूबा फेल हुआ है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग, एक बहुत बड़ा जो एक स्क्रिप्ट था, वो फट गया है, वो हवा में उड़ गया है। यानी आपको याद होगा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी जहांगीर खान तरीन की सरबराही में, एक बड़ी लॉन्चिंग भी हुई थी जहां पर सारे चेहरे छुपा रहे थे। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शना था, ये एक प्रोजेक्ट था, ये एक सोच थी और ये 1980 से पाकिस्तान के अंदर चली आ रही है, जहां पर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ दिया जाता है, लोगों को मजबूर कर दिया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की उनकी तौहीन की जाती है, तज़हीक की जाती है और उन्हें मार धाड़ करके, डरा कर, धमका कर उनसे अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनवाई जाती हैं। 1980s में पीपल्स पार्टी से बनवाई गई, देन पैट्रियट अर्ली 2000 में, फिर काफ लीग, नून लीग से तोड़कर बनवाई गई। तो ये सब कुछ होता रहा है पाकिस्तान में। इस दफा तहरीक इंसाफ तोड़कर जब तहरीक इस्तेकाम में पार्टी बनाई गई, वो फिजल आउट हो गई है, फ्लॉप हो गई, फेल हो गई है। यानी आपसे फवाद चौधरी साहब के जाकर ट्वीट पड़े, एक तो ना तो ये ट्विटर के ऊपर से तहरीक इंसाफ का जो अपने आप से मंसूब नाम है, ना तो वो हटाते हैं, ना इमरान खान की तस्वीरें हैं वहां से हटाते हैं, और जो अब ये ट्वीट करना शुरू हो गए वो भी इमरान खान के हक में करना शुरू हो गए, क्योंकि इन सबको समझ आ गया है, या अपने घरों में शीशा देखना इनके लिए अजाब बन गया है कि इन्होंने एक ऐसे टाइम पर धोखा किया है जहां पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक डिफाइनिंग मोमेंट था, जहां पर हालात बदल सकते थे, चीजें ठीक हो सकती थी, लेकिन ये प्रेशर के सामने झुक गए। जाहिर है, आई डोंट नो किन हालात से ये सारे गुजरे हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था, एक नई पॉलिटिकल पार्टी का, ये जो सोच थी, ये खत्म हो गई है। इसकी कोई रियलिटी नहीं है, बल्कि ये खुद ही आप कह सकते हैं कि ये उड़कर वापस उन्हीं के चेहरों पर पड़ी है जिन्होंने ये तोड़कर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश की है। इन हालात में, जब हालात बहुत ज्यादा खराब है, जब इमरान खान से मिलते हुए लोग डरते हैं, जमान पर जाते हुए लोग डरते हैं कि कहीं बाहर निकलेंगे हम गायब ना हो जाए, उठा ना लिए जाए, ऐसे हालात में भी लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि वकला का एक बड़ी गैदरिंग तहरीक इंसाफ में शामिल हुई थी, लेकिन अब सवात के हल्का 2 से जेयूआई के उम्मीदवार अली शाह खान एडवोकेट साहब का अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान है। अब ये बड़ा तगड़ा ऐलान है। एक तो ये वहां की एक अहम तरीन शख्सियत है, लेकिन ये अपने साथियों समेत आई है, तकरीबन 25 से 30 लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लीगल कम्युनिटी या मामलात को समझती है। और अब देखें तो जब भी हाथ डाला गया है तो पाकिस्तान के आम लोगों पर डाला गया है, लेकिन जो वकला हैं, पाकिस्तान की जो लीगल विजिट्स हैं, लीगल माइंड्स हैं, उन पर उस तरह से सख्ती नहीं की जा सकती, चूंकि एक वकील के ऊपर अगर ये करेंगे, पूरे पाकिस्तान के वकला खड़े हो जाते हैं, चूंकि वो सारे मुत्तहिद हैं, इसलिए उन सबको तोड़ना या अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इन हालात में भी लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो इमरान खान के करीबी हैं, जो खान को जानते हैं, जो बचपन से या फिर जवानी से खान को जानते, क्रिकेट के दौर से जानते हैं, उनका यह कहना है कि इमरान खान को असल में मजा ही खेल का तब आता है जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जितना आप प्रेशर डालते जाएंगे, खान उतना मजबूत होता जाता है, और यही उसकी असल स्ट्रेंथ है। यानी 200 केसेस तो कुछ भी बात नहीं है, उसके ऊपर 600 केसेस भी कर दें तो वो लड़ेगा, और वो जितना ये प्रेशर उसके ऊपर पुट ऑन करेंगे, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होकर सामने आएगा। क्योंकि जो असाब की जंग है, मेंटल गेम है, उसमें खान तकरीबन अनबीटेबल, अनडिफीटेड है। यानी वो उसे आप शिकस्त दे ही नहीं सकते, आप उसे हरा ही नहीं सकते, और यही इमरान खान की ट्रेनिंग भी है। और यही चीज आप देख भी रहे होंगे कि वो आज भी केसेस फेस कर रहा है, एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत। वो आज भी वीडियो कन्वर्सेशन, यानी टेलीविजन पर आकर, टेलीविजन पर तो बैन है, यूट्यूब पर आकर तकारीर करते हैं, यूट्यूब चैनल्स नहीं बन रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को बार बार वो इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपने गुज़श्ता और कुछ दिन पहले भी बनने गाला में देखी होगी, कुत्ते उनके आगे चल रहे हैं और वो उन कुत्तों को दौड़ाए जा रहे हैं, और उन्हें कोई टस से मस नहीं है, बल्कि कुत्ते उनके आगे भाग रहे हैं और वो उसी तरह से मुस्कुरा रहे हैं। तो असाब की जंग में खान को शिकस्त देना अब तकरीबन लग रहा है कि इनके लिए मुश्किल होगा। लिहाजा इनके लिए भी रास्ता ढूंढना है, जो हुकूमत है और जो इनके कुछ कैंडर्स है, उनके लिए भी रास्ता असल में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक और इंटरेस्टिंग खबर है, और ये बड़ी जबरदस्त खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये सारे जो अहमद वली खान वगैरह हैं, ये सारे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बोल गए। यानी खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली से तहलील की गई, और उसके बाद एक निगरान सेटअप लाया गया, एक न्यूट्रल सेटअप। निगरान सेटअप का मतलब होता है न्यूट्रल सेटअप, एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर किसी को बाइसनेस न हो, जिसे कोई कंट्रोल ना कर रहा हो, वो फेयर एंड फ्री एंड फेयर शफाफ इंतखाबात करवाएं। लेकिन प्राइम टेलीविजन के ऊपर ये सारे लड़ पड़े हैं, और पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारे तो 3 वजीर हैं, नून लीग के 6 हैं। उन्होंने कहा जी हमारे 3 हैं, आपके 3-4 हैं। अहमद वली खान ये कहता है कि मेरा तो मौलाना के साथ झगड़ा ही है कि मेरा जो इनके साथ कोटा तय हुआ था कि आपने इतने मेरे लोगों को अकोमोडेट करना है, इतने मेरे लोगों को वजीर बनाना है, इतने मेरे लोगों को मशीर बनाना है, आपने वो कोटा ही मुझे नहीं दिया, तो मेरा कोटा किधर गया। साथ साथ वो ये कहते हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने आकर मुझे कहा था कि आपने जो गवर्नर के पीके है वो मौलाना साहब का नहीं बनने देना।
وہ تو آپ نے اپنا بنانا ہے، اور اس کے اوپر زرداری صاحب ناراض ہے کہ میرے مولانا کے ساتھ کانسنٹ کیوں دیا کہ آپ گورنر بنا دیں. تو خیبر پختونخوا کے اندر جو نگران حکومت کا ڈھکوسلا ڈرامہ، ایک نقاب انہوں نے اوڑھ رکھا تھا، اور یہ پاکستانیوں کو اور ہم سب کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ وہاں پر نگران سیٹ اپ ہے. اب اس کے اوپر یہ سارے لڑ رہے ہیں کہ اصل میں اس کے اندر میرا کتنا کوٹا ہے، تمہارا کتنا کوٹا ہے، تمہارا کتنا ہے، یعنی میرے 6 وزیر ہیں، میرے 4 وزیر ہیں، اور اس کے اوپر یہ لڑ رہے ہیں کہ تم نے اس کو اکوموڈیٹ کرنا تھا، اس کو کرنا تھا. یعنی پلان اور منصوبہ سمپل یہ ہے کہ ایک چپڑاسی سے لے کر ایک ڈی سی او، ڈی پی او، یعنی جو بھی ہو سکتا ہے ایک سرکاری مشینری کے اندر شامل شخص، اسے اکوموڈیٹ کرنا، اسے شامل کرنا ہے، اور عمران خان کو کسی طرح سے خیبر پختونخوا سے باہر کرنا ہے. مولانا کی تو ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ یا تو مجھے صدر بنائیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا صدر مجھے بنا دیں، اور میں اوپر جا کر بیٹھوں اور صدارت کروں. اور اس سے پہلے ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ 55 لاکھ کی لسی پی گئے تھے، لیکن 12 لسی کے انتظامات ہو جائیں اور میں صدر رہوں، اور اس کے بعد معاملات کروائیں، یا پھر پورا خیبر پختونخوا میرے حوالے کر دیں، یعنی پورا کے پی کے پلیٹ میں رکھ کر میرے حوالے کر دیں، میں جانوں خیبر پختونخوا جانے، اور اس کے بعد یعنی بس چلتے رہے معاملات اسی طرح سے. ایک اور خبر ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ خبر ہے، کہ توشہ خانہ کا جو کیس سن رہے ہیں معزز جج صاحب ہمایوں دلاور صاحب، ان کی ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ سی پیک ریزیڈینشل، یہ نکل کر سامنے آ گئی ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ معزز جج سن رہے ہیں عمران خان کا کیس، ان کی جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کو عمران خان حکومت نے این او سی نہیں دیا تھا، یعنی اس کو انلیگل غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی قرار دیا تھا. اسی وجہ سے یہ فیس بک پر آئے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف بڑی ایک کیمپین شروع کی. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سوسائٹی کو نہ صرف اپروول مل گیا ہے، بلکہ جو یہ بنو میں سوسائٹی ہے، بلکہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر، یعنی جو ریاستی مشینری ہے، وہ ان کی سوسائٹی کے لیے باقاعدہ سے کیمپین کر رہی ہے کہ لوگ یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں، پلاٹ لے سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، اور اس سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کریں، سرمایہ خرچ کریں. یعنی اندازہ لگائیے، ایک جج جو عمران خان کا کیس سن رہا ہو، اس کے حوالے سے موجودہ جو حکومت ہے، ریاستی مشینری ہے، وہ اس کے لیے کیمپین چلا رہی ہو، جو اس کے پلاٹس کے حوالے سے معاملات ہو، زمینوں کے حوالے سے معاملات ہو، اور وہاں پر ان سارے معاملات کو چلا رہے ہوں، تو پھر یہ کیسے ان بائسنس ثابت ہوگی؟ جج ایک منصف ہوتا ہے، وہ تو ان ساری چیزوں سے باہر نکل کر سوچتا ہے. لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن بڑے کوشچن مارک ہے پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر بھی، پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی، کہ اگر عدالتیں انصاف کریں تو یقین کریں ملک میں کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی نا انصافی نہیں ہو سکتی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.